हेलो एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम रिलेशनशिप करेंगे केपी एंड केसी का। तो लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था केसी क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो के एफ अपॉन के बी के इक्वल होता है। तो ये होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की हम लेते हैं, प्रोडक्ट लेंगे सी डी, डैट मीन्स अगर रिएक्शन है हमारे पास ये, इस रिएक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो केसी की वैल्यू कुछ इस हिसाब से होगी। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस कंडीशन में हो तो हमने क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर का यूज़ करना है। तो ये हमारे पास कुछ आ चुका है ये रिलेशन। तो अब हमने इन दोनों रिलेशंस का यूज़ करके एक रिलेशन और तैयार करना है जो रिलेशनशिप बताएगा केपी और केसी के अंदर। तो आपको ये दोबारा से अगर बता दें तो मैं ऐसे भी आपको सिंपल लिख सकती हूँ, ठीक है, कि आपको थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाए। अब मैंने ए बी सी डी की जगह ए बी और एक्स वाई ले लिया, और यहाँ पर आपको पता है पी की के पी की वैल्यू क्या है, पी एक्स एक्स डॉट पी वाई वाई अपॉन पी ए डॉट पी बी बी। डॉट का मतलब यहाँ पर इनटू है। तो के सी का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स एक्स वाई वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, या हम इसको एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन को सी में हमने लिख दिया, ठीक है। और अब आपको क्या पता होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पर पी हमारे पास होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैस कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी होता है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी आर टी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है कंसनट्रेशन, सी आर टी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं पी एक्स की बात करूँ तो सी एक्स आर टी हो जाएगा, पी वाई की बात करूँ पी सी वाई आर टी हो जाएगा, ऐसे ही पी ए की बात करूँ सी ए आर टी हो जाएगा, और पी बी की बात करूँ सी बी आर टी हो जाएगा। तो आपके पास ये चार रिलेशंस आ गए। आपने ये चारों रिलेशंस का यूज़ कर कहाँ करना है, आपको बेसिकली पता है कि पी क्या था, पी एक्स एक्स डॉट पी वाई वाई अपॉन पी ए डॉट पी बी बी। अब आपने यहाँ पर सेम वैल्यू पुट करनी है, सी एक्स आर टी टू द पावर एक्स, सी वाई आर टी टू द पावर वाई, सी ए आर टी टू द पावर ए, सी बी आर टी टू द पावर बी। यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, सी एक्स एक्स सी वाई वाई अपॉन सी ए सी बी बी, और यहाँ पर आर टी हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा के पी का। और के पी इज इक्वल्स टू, आपको ये पता क्या है, ये क्या था रेशो, ये के सी तो था, तो के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी, ये हमारे पास आगे डेल्टा एन जी। यहाँ पर क्या होता है, एन जी ऑफ प्रोडक्ट्स की जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट्स के गैसियस स्टेट में, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है डेल्टा एन जी। तो अगर मैं बात करूँ, ये रिलेशन आ गया के पी और के सी का, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पेपर में हमेशा आता है ये रिलेशन, और कई बार डेरिवेशन आती है। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, डेल्टा एन जी की अगर वैल्यू ज़ीरो हो तो आपको पता है के पी इज इक्वल्स टू के सी हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर दोबारा से आपको रिलेशन लिख देती हूँ, के पी के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। तो ये हमारे पास रिलेशन है।
अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़ीरो आए, अगर आपको पता है ये वैल्यू ज़ीरो आएगी तो ऑटोमेटिकली ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो के पी इज़ इक्वल्स टू के सी हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा आए तो आपको पता है ऑटोमेटिकली के पी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी के सी से, और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़ीरो से कम आएगी तो के सी की वैल्यू बढ़ जाती है के पी से। तो ये कुछ रिलेशंस डायरेक्टली भी आपको पता होने चाहिए, बाकी अगर नहीं पता तो और आपको ये फॉर्मूला पता तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये डायरेक्ट जो हैं चीज़ें वो सारी आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर मैं सीबीएसई या फिर आईसीएसई या कोई भी और बोर्ड की बात करूँ तो आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन भी आनी चाहिए कि कैसे उसका रिलेशन निकाला गया है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। जो केमिकल इक्विलिब्रियम आता है उससे और क्या क्या हो सकता है। मतलब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ठीक है, ए से मान लो बी बना है, सिंपल सी मैं रिएक्शन बोल रही हूँ, ए से बी बना और मान लो के की वैल्यू आई है 5, तो अगर मैं बी से ए कर दूँ, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, रिवर्स कर दिया रिएक्शन को, तब के की वैल्यू क्या होगी। और आपको मतलब क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको बता रखा है, ये गिवन है, तो अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, या कहूँ तो अगर मैं किसी चीज़ से क्वांटिटी से इनटू कर दूं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को भी मान लो कर दूं, तब हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी। या कुछ और भी चेंजेस कर दूं तो क्या चेंजेस आएंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम इसके अंदर अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है, किसके इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या मैं कहूँ कि डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, या नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप कुछ कर, जैसे गर्मी में क्या होता है, समर्स में आप फ्रिज का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का आप यूज़ करते हैं चीज़ों को कूल रखने के लिए, लेकिन अगर बाहर रखते हो टेम्परेचर बड़ा होता है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन विंटर्स के केस में वैसा नहीं होता, तो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर उस पर डिपेंड करता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा। टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूँ, अगर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन भी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम तो रहेगा वहाँ पर। ठीक है, और डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है या प्रोडक्ट वाली साइड पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो जिस मर्जी स्टेट में मिलेगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेसिकली शिफ्ट हो रहा है या प्रोडक्ट वाली साइड या रिएक्टेंट वाली साइड, तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, तो अगर आप कोई डायरेक्ट स्टेप से करते हो इक्विलिब्रियम आ जाता है, चाहे आप उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में कर दो इक्विलिब्रियम अटेन रहेगा। तो आपको सिर्फ याद रखना, डिपेंड सिर्फ करता है टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर क्या चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाती, रिएक्शन बता रही हूँ। रिएक्शन क्या है, जैसे CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स, वो जल्दी जल्दी में एरो ऐसे बन जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। CH3CO C2H5 और
H2O यहाँ पर ये बन, ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन में अगर मैं K की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने लिया, अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले लेती हूँ, ये मैंने ले ली, ठीक है। ये सिंपल सी है हमारे पास बात। तो वैसे क्या कहे, एक्सपेरिमेंटली अगर मैं कहूँ इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली एट 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो K की वैल्यू आई है वो 4 आई हुई है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसी रिएक्शन का यूज़ करेंगे और हम K की वैल्यू देखेंगे कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्टली बात करूं, अगर मैं क्या करती हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है अगर वो इज़ रिवर्स्ड, अगर मैं उसको रिवर्स कर देती हूँ, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इन्वर्स्ड हो जाएगी। कैसे, जैसे आपने क्या लिया, ये हमारे पास गिवन रिएक्शन है, ठीक है, CH3COO C2H5 गिवन रिएक्शन की मैंने रिवर्स कर दिया, ये मैंने कर दी रिवर्स। यही थी पुरानी रिएक्शन क्या थी, आप देखो एसिड और अल्कोहल को मिलाया था तो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट बन गए थे। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया, ये हमारे पास क्या थी, रिवर्स्ड रिएक्शन है। तो आप इसको K डैश निकालो, इसका K डैश इसलिए करी ताकि पुराने K से डिफरेंस निकाल सको। तो यहाँ पर हमने ये लिया, ठीक है, अपॉन CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन ये लिए। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये हमें ये 1/4 की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर K की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो हमें क्या पता लगा कि K डैश क्या हो गया, 1/4, डैट मीन्स 1/K। तो K डैश 1/K हो जाएगा, इन्वर्स हो गया इफ़ रिएक्शन इज़ रिवर्स्ड। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो K की वैल्यू जो होगी वो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी पहली बात थी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि अगर आप इफ़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम if in the state of equilibrium is multiplied by 2, then the value of equilibrium constant will be given by square of the equilibrium constant of actual equilibrium। अब ये सारी जो बातें हैं ये कैसे आपको एक्सप्लेन होंगी, जैसे कि अगर मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देती हूँ, रिएक्शन क्या है, N2+, ये हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है, ये भी हम करेंगे हैबर प्रोसेस, बट अभी आप सिर्फ रिएक्शन देखिए। ये मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए, NH3 की पावर 2, N2 की कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 3, ये हमारे पास K है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इंटू 2 कर देती हूँ, तो हमारे पास कुछ अब ये रिएक्शन आ जाएगी, ये रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन के लिए जो K डैश होगा वो क्या आएगा, NH3 टू द पावर 4, N2 टू द पावर 2, H2 टू द पावर 6, ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि K टू द पावर 2 हो गया। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ये इतना सा करना था। अगर आप जिससे आप इंटू करोगे, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये भी उसकी पावर में वही वैल्यू इसकी पावर में चली जाएगी। ये हमारे पास टू करेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आप डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, ठीक है, तब क्या होगा, उसमें जो न्यू रिएक्शन है, न्यू रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be given by square root of the
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एक्चुअल इक्विलिब्रियम। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन थी, मैं आपको फिर से वही रिएक्शन एक बारी लिख देती हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन थी। मैंने अब इस रिएक्शन के लिए आपको पता है कि के की वैल्यू क्या आती है, NH3 टू दी पावर 2 अपॉन N2 की कंसनट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन की पावर में 3। लेकिन अगर मैं कर दूँ डिवाइड बाय 2, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ कि अगर N2 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3, क्योंकि यहाँ पर 2/2 करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर K डैश की वैल्यू क्या आएगी, NH3 अपॉन N2 1/2 H2 3/2, यही आई है। तो आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली हमारे पास K अंडर रूट के इक्वल है। तो K डैश की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के, ठीक है। ये हमारे पास फीचर्स आ गए। कोई 3 हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी। अगर 4th करेक्टरिस्टिक की बात करूं, अगर रिएक्शन को हमने n स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, इन n स्टेप, रिएक्शन इज इन n स्टेप्स, तो n स्टेप में क्या होगा, N2 अगर 2O2, ये एक रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूँ 2O2 से मिलकर 2NO2 बनाती, तो इस रिएक्शन के लिए रेट जो आएगा, K जो आएगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये हमने यहाँ पर निकाला। लेकिन अगर हम इसको स्टेप्स देख लें, N2 अगर फर्स्ट O2 से मिलकर K1 बनाता है 2NO, और फिर 2NO जो है सेकंड O2 से मिलकर K2 रिएक्शन है, यहाँ पर 2NO2 बनाते हैं। तो इस केस में अब देखिए कि K1 की वैल्यू क्या है, NO स्क्वेयर अपॉन N2O2, और K2 इज इक्वल्स टू क्या है, NO2 टू दी पावर 2 NO2O2, ठीक है। आप यहाँ पर पहले ध्यान दो, ये हमारे पास K था, ये हमारे पास K1 है, और ये हमारे पास K2 है, ठीक है, ये K2 है। अब अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूँ, K की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, K1 इंटू K2 होगी। आप ये देखिए, K1 इंटू K2 करके देखिए, NO स्क्वेयर अपॉन N2 अपॉन O2, NO2 स्क्वेयर NO2 और O2। अब आप कहोगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, तो आप ये देखो, ये वैल्यूज़ को मैंने पुट किया है बेसिकली, और यहाँ पर भी मैं K की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ, NO2, मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ, K की वैल्यू है ना ये, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप ये देखिए, ये मैंने K की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ क्या आएगा, NO2 टू N2O2 स्क्वायर आ गया। ये दोनों सेम नहीं आ गई, तो हमारे पास K की वैल्यू कैसे, ये हम यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स में करोगे तो K की जो वैल्यू है वो जितने स्टेप्स हैं उनके K की वैल्यू के इनटू हो जाएगी, ठीक है। आपने वो सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो यहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद जो 5th फीचर है वो है कैटलिस्ट का, कि अगर कैटलिस्ट आप ऐड कर दोगे क्या होएगा, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट को या तो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, ठीक है, या इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, बट रेट का जो कांस्टेंट है उसको, रेट कांस्टेंट के ऊपर कोई किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सम अप करके एक लिख देती हूँ, सम अप। अगर सम अप करके मैं करूँ तो आप एक सेकेंड में आपको यहाँ पर एक बना देती हूँ। तो ये मैंने एक बना दिया है, यहाँ पर ही मैं आपको लिख देती हूँ।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर रिएक्शन को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है, नॉर्मल के है, तो अगर रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, के डैश जो नए वाला आएगा वो 1/k हो जाएगा। और अगर मैं रिएक्शन को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसी n से, किसी भी नंबर n से अगर मैं मान लो मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो k डैश की वैल्यू क्या आएगी, k⁴n। अगर मैं क्या कर दूं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं तो k डैश क्या आएगा, √k, और यहाँ पर n आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, कैटलिस्ट को ऐड करूं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, मतलब k डैश इक्वल्स टू k हो जाएगा। और अगर मैं n स्टेप्स के अंदर रिएक्शन को क्या करूं, डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, k जितने स्टेप्स में डिवाइड किया है उतने ही आगे आपने उसको इनटू करते चले जाना है। ये हमारे पास था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।